हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं इतिहास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, और इसके साथ साथ आप इसके स्कोप को भी देखेंगे यानी इसके क्षेत्र को देखेंगे, यानी इतिहास का अर्थ और इतिहास का क्षेत्र विस्तार आप इस वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो जो है दोस्तों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो एमए में अध्ययनरत हैं, ठीक है। और एमए के पेपर 1 में ये टॉपिक कई बार जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं कि इतिहास का अर्थ। देखिए, शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं तो इतिहास जो है इसको यदि आप तोड़ते हैं तो इति ह और स, ठीक है, इस तरीके से टूटता है, जिसका मतलब होता है बीती हुई कहानी जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यानी कोई कुछ घटना, कुछ अतीत में बीता हुआ काल, ठीक है, या अतीत में बीता हुआ समय, और उस समय में बीता हुआ कोई भी कहानी हो, घटना हो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं इतिहास, ठीक है। जब उसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको कहते हैं इतिहास। तो इसके अर्थ को जो है डिटेल में आपको समझाना है। ये कई बार 3 नंबर के भी सवाल में आते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने पर दोस्तों तो एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स के पैटर्न होंगे, लेकिन कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट टाइप में 3 नंबर के भी क्वेश्चन है, कई बार टिप्पणी करो में 5 नंबर्स के भी क्वेश्चन है, कई बार 12 नंबर के क्वेश्चन, कई बार 10 नंबर के क्वेश्चन। तो आप जो है लगभग एक पेपर में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन को जरूर से जरूर रेडी करके जाएं, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको टैकल करने के लिए एकदम जो है तैयार रहें, ठीक है। इसके साथ इसके क्षेत्र विस्तार को पढ़ेंगे कि आखिर इसके क्या क्या स्कोप्स हैं, कहाँ से हमको इसके बारे में पता चलता है और उसको किस आधार पर हमने क्लासिफाई किया है, किस आधार पर हमने उसको वितरण किया है, किस आधार पर उसको जो है हमने वर्गीकरण किया है, उसको समझेंगे। चलिए, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे इस वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि इसका क्षेत्र विस्तार अलग से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। यानी इतिहास का अर्थ अलग से पूछ लेगा, और ये 3 नंबर 5 नंबर के आसपास है, ठीक है। इतिहास की अवधारणा, ये सारी चीजें, और इतिहास का जो क्षेत्र विस्तार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़ेंगे, अगर अच्छा से देखेंगे इस वीडियो को तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि सही मायने में ये वीडियो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। कभी भी किसी भी सवाल का जवाब यदि आप लिखते हैं तो आपको जो है इस सवाल को जो है भूमिका से स्टार्ट करनी है। तो भूमिका में क्या लिखनी है दोस्तों? जो अतीत की काल होते हैं, जो बीते हुए समय की घटनाएं होते हैं, उसकी जो जानकारी होती है वो हर एक मानव, हर एक मनुष्य जो है सुनना चाहता है, जानना चाहता है। यदि आप भी एक मनुष्य हैं, ठीक है, तो आप भी पिछले जमाने में क्या चीजें हुई होंगी, या दादा दादी या फिर उसके पूर्वज के काल में क्या होगा, ये सभी जानने के इच्छुक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो हमारा ये क्या है, प्रवृत्ति है, यानी मानव की एक प्रवृत्ति है कि वो पीछे बीते हुई घटनाओं को जानना चाहता है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि अलग अलग देशों में लिपिबद्ध तरीके से, जहां जिसकी जो भी लिपि चलती है, कहीं रोमन लिपि चलती है तो कहीं देवनागरी लिपि चलती है, इसी प्रकार से अलग अलग लिपियां होती है। तो उस लिपि के आधार पर जो है इतिहास का अध्ययन किया जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास को समझा जाता है, ठीक है। अगर इतिहास के अर्थ की बात करें तो सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कि अतीत में किए गए, अब यहां पे अतीत इस टर्म का मतलब तो आपको पता होगा ना, जो बीता हुआ समय है, ठीक है। तो अतीत में किए गए क्रियाकलाप यानी काम का जो अध्ययन है वही है इतिहास। यानी बीते हुए समय में किए गए कार्यों का अध्ययन करना ही कहलाता है इतिहास, ठीक है। और वो किसके द्वारा किए गए कार्य होते हैं? मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, इतिहास का अर्थ। देखिए, वर्तमान के समय में जब जो आप देख रहे हैं उसी को मैंने एक वर्ड में लिखा, वर्तमान की आंखों से हम अतीत की घटनाओं को देखते हैं। मतलब आज अभी हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे हुई घटनाओं को देखते हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। वो किसी ना किसी तथ्य पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अनजाने से कोई घटना या कोई कहानी तो नहीं बन जाती ना, वो किसी ना किसी तथ्य पर जो है बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वास्तव में यदि इतिहास का अर्थ की बात करें तो वो अर्थहीन है। कहने का मतलब है उसका कोई मीनिंग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसका कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। इतिहास का एक अपना लक्ष्य कभी नहीं हो सकता,
ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो लिखा मैं आपको समझाता हूँ कि इतिहास को जो लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वे अपने हिसाब से वे जिन तथ्यों को जानते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर वे उन चीज़ों को संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, जिन इन्फॉर्मेशन को जमा करते हैं, जिन घटनाओं को अपने पास जमा करते हैं, जब उसी को लिखते हैं तो वही इतिहास बन जाता है, ठीक है। यानी कि यदि आप सिर्फ आपके एक छोटे से, सिर्फ आपके एक पायदान से अगर हम शुरू करें तो जो चीज़ें आपके लिए इतिहास वही होंगी जो चीज़ें आप जान रहे होंगे, जो चीज़ों को, जैसे आपके यहाँ जो पूर्वज होंगे, दादा दादी पापा मम्मी जो भी होंगे, उनसे कोई कहानी जब तक आप नहीं सुनेंगे वो आपके लिए इतिहास होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें अभी आप जान नहीं रहे। हाँ, लेकिन वो आपके पिताजी के लिए इतिहास होगा। क्यों? क्योंकि वे चीजें आपके पिताजी जान रहे हैं। तो क्लियर मायने में आपको समझ में आना, यानी कि जो चीजें इतिहासकार लिखता है वही इतिहास बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतिहासकार अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो लिखेगा वो इतिहास है, जो नहीं लिखेगा वो गायब। क्लियर? इतना समझ में आ गया। यानी इतिहास के अर्थ के विषय में सभी इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है। सिंपल सी बातें हैं। जी हाँ, कुछ इतिहासकार कुछ अलग कह सकते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ अलग कह सकते हैं। तो क्योंकि इतिहासकार तात्कालिक समाज, मतलब अभी जो वर्तमान समाज है उसकी रुचि के हिसाब से, अभी की समाज क्या डिमांड करती है, अभी की समाज की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसी के अनुसार क्या करती है, इतिहास का लेखन करती है। और आज के समाज में, इतना बड़ा समाज में किसकी रुचि क्या है, और रुचियां बदलते रहती हैं, ठीक है। आप जैसे अपने, फिर से वही चले जाएंगे, हम अपने पूर्वजों से जिस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे वही पूर्वज आपको बताएंगे। कई बार पूर्वज अपनी मर्जी से भी बताते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो जानना चाहेंगे वो बताएंगे ना। जैसे आपके पूर्वज मान लो कि गंगोत्री होकर आए हैं और आपको पता करना है कि वे गंगोत्री कब गए थे, नहीं गए थे। अब ये चीज़ें अब जब जान रहे हैं, आपकी रुचि है उसमें, आपको लगाव है, तब उन्होंने आपको ये चीज़ें बताई, तो आपने अपने पूर्वज के इतिहास को जाना। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है बीती हुई कालखंडों में किए गए क्रियाकलापों का सामूहिक रूप से अध्ययन है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री जो है, ठीक है, ये लाइन को नीचे लिखेंगे इसलिए मैंने यहाँ एरो बनाकर रखा है। हिस्ट्री जो है यूनानी संज्ञा लोरोप्ला, ठीक है, यूनानी संज्ञा यानी लोरोप्ला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। यदि हम लोग हिंदी में बात करें इतिहास शब्द को, तो इतिहास शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और हास, यानी इति जोड़ ह जोड़ आस, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी कंफर्म जो है ये चीजें पहले हुई होंगी जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर? उसके बाद चलते हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा है। यहां पे देखने से पहले यहां देखिए, इतिहास जो है अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। मतलब कि हिस्ट्री से ही इतिहास है, मतलब हिस्ट्री का हिंदी इतिहास है, ठीक है। अब हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये आपको लिखना होगा। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है यूनानी इतिहासकार के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था हेरोडोटस। अब इस हेरोडोटस को यदि आप नहीं जानते होंगे तो इतिहास के स्टूडेंट के नाम पे आप खाली जगह आप खुद ही भर लें, ठीक है। और हिस्ट्री के एक किताब, एक पुस्तक जिन्होंने लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका, उसी किताब में इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये जो हेरोडोटस है इतिहास के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। और हेरोडोटस जो है इन्होंने हिस्ट्री शब्द जो लाया था वो कहाँ से लाया था? हिस्टोरे से। कहाँ से? हिस्टोरे से। अब हिस्टोरे का मतलब क्या होता है भाई? हिस्टोरे का मतलब होता है ऐसा इतिहासकार जो वाद विवाद का निर्णय करने में सक्षम होता हो। जब भी कोई किसी विषय वस्तु पर जंग छिड़ी हुई हो ना, तो वो जीत हासिल कर लेता हो, यानी उसको उस विषय का अच्छा ज्ञान हो, वह उस विषय का अच्छा ज्ञाता हो, तो उसी के लिए कहा जाता है हिस्टोरे। और उसी से इन्होंने बना दिया था हिस्ट्री, ठीक है। तो यहां देखिए वही चीज मैंने लिखा है कि हेरोडोटस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो इन्होंने ही लिखा था उस पर किया था। और हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक के रूप में मानते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार इतिहास मानव सभ्यता की कहानी है। मानव सभ्यता मतलब जो चीजें, जो रीत रिवाज,
जिस तरीका से रहन सहन हमारे पहले के ज़माने में लोगों ने की रखी है उसी को तो सभ्यता कहते हैं। तो मानवों के द्वारा जो सभ्यताएं चलाई जा रही हैं, जो सभ्यताएं के अनुसार मानव जीवन व्यतीत किया, मानव ने अपने क्रियाकलाप किए, उसी की कहानी को ही इतिहास कहेंगे, जो उनके यानी उस समाज में रहने वाले लोगों के कार्यों या उपलब्धियों का वर्णन करता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, आलोचना यहाँ पे मैंने बताया है, आलोचना मतलब इसके कटाक्ष में, ठीक है। परंतु समाज में जितने लोग रहते हैं, क्या सभी लोगों के कार्य को आप पढ़ सकते हैं? क्या सभी लोगों के कार्य को आप बता सकते हैं? क्या सभी लोगों की उपलब्धियों का वर्णन करना संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो इसी मत में कलहन ने इस बात का विरोध किया और कहा कि इतिहास अर्थपूर्ण है। कहने का मतलब है यहाँ कुछ युग, कुछ घटनाएं, कुछ व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग जिनके काम समाज को विशिष्ट लगते हों, अच्छे लगते हों, समाज की संस्कृति के आधार पर महत्वपूर्ण हो, उन्हीं व्यक्तियों को जो है इस काल घटना में ऐड किया जाता है। क्या आपको भी, आप जैसे आप सिंपल आदमी, आपको आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको इतिहास में जगह क्यों मिलेगा भाई? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरीका से इतिहास लेखन में कुछ ही व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं जिन्होंने अपने समाज, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण काम किया, महत्वपूर्ण कदम उठाया, उन्हीं का वर्णन समाज में किया जाता है और उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं जो इतिहास कहलाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म है। चलिए दूसरा प्रश्न जो इसी में ऐड मैंने किया था, ये अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इतिहास के क्षेत्र या इतिहास के क्षेत्र विस्तार, यानी आपने जो इतिहास देखा क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं? हाँ हैं। इतिहास का जो स्वरूप है, जो चीज़ें हम जान रहे हैं, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये चीज़ें जितनी देखने में आपको सरल लग रही हैं, समझने में सरल लग रही हैं, ये वीडियो बनाना उतना ही कठिन था। हमें लगता है कि करीबन 10 बजे रात से इसको बनाना मैंने तैयार किया है और 12 साढ़े 12 बजे, ठीक है, समझ रहे हो ना, 2 से ढाई घंटा केवल इसको बनाने में, लिखने में, सोचने में और अलग अलग जगह से एकत्र करने में हमें लगा है, ठीक है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं एडिट करूँगा, बहुत सारे समय लगते हैं दोस्तों। प्लीज़ यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हों या अच्छे लगते हों या अच्छे लगेंगे तो क्या करेंगे आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नियमित रूप से ऐसे वीडियोस पाने के लिए क्या करेंगे, बेल आइकन कॉल पे सेट करेंगे। चलिए समय ज़ाया नहीं करेंगे, इसको जो है हम लोग, इसके इतिहास को जो क्षेत्र है, इतिहास के क्षेत्र को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला प्रारंभिक इतिहास, जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, जो पिछले बहुत समय पहले बीत चुकी हो उसे कहते हैं प्रारंभिक इतिहास। और एक आधुनिक इतिहास जो अभी न्यू वैज्ञानिक युग में जो चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं, जिन चीज़ों की रचना कर रहे हैं, उसे कहते हैं आधुनिक इतिहास। तो प्रारंभिक इतिहास के हिसाब से इतिहास का क्षेत्र क्या है, आधुनिक इतिहास के हिसाब से इतिहास का क्षेत्र क्या है। देखिए पहले के जो इतिहास थे दोस्तों वो संकुचित थे। संकुचित कहने का मतलब वो बहुत कम, जो एकदम दबे हुए होते हैं, बहुत कम, ठीक है। और आधुनिक इतिहास जो होते हैं वो व्यापक थे, मतलब विस्तृत, ये फैले हुए थे, ये बड़े हैं, थे नहीं हैं, ठीक है। और ये कथनात्मक होते थे, कहानी के रूप में केवल इनको कह दिया जाता था, वो प्राचीन इतिहास में आते थे। यानी कहने का मतलब है कि राजा के द्वारा कोई भी लड़ाई घटना, जो भी चीज़ें या कुछ भी चीज़ हुई हो उसको, यानी कि इसमें जो भी विषय आएंगे उसको एक कहानी के रूप में, एक नाटक के रूप में, कथा के रूप में सिर्फ संग्रह किया जाता था, ठीक है। जो आधुनिक इतिहास था वो जो है एक व्यापक रूप है। अभी वैज्ञानिक युग चल रहा है ना, तो अभी आधुनिक इतिहास हम कहेंगे इसको, ठीक है। ये व्यापक रूप है और वैज्ञानिक रूप से जब इसको प्रूव्ड नहीं करते हैं किसी चीज़ को, तब तक हम इसको इतिहास में ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरीक़ा से इतिहास के दो क्षेत्र को हमने यहाँ पे सिर्फ इसके विवरण दिए हैं। चलिए अब एक एक करके समझेंगे। पहले तो इसको डिटेल में यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है, जरा पढ़ें इसको। क्या लिखा हुआ है कि इतिहास को जब प्रारंभ में जानने का प्रयास किया गया, वही है प्राचीन इतिहास जो भी आपको ऊपर बताया हमने, ठीक है। तो पहले जो चीज़ें थी वो काफ़ी संकुचित थी, बहुत छोटी मात्रा में थी और कथनात्मक तरीके से, कथात्मक तरीके से की गई थी, ठीक है। अतः प्राचीन इतिहासकारों द्वारा इतिहास का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता था और इतिहास के जनक
जिन्हें क्या कहा जाता है, हेरोडोटस कहा जाता है। उन्होंने अतीत के मानवीय कार्यों व उनके उपलब्धियों को कहानी के रूप में व्यक्त किया है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, कहानी के रूप में व्यक्त किया गया है किसको, प्राचीन इतिहास को, ठीक है। और आधुनिक इतिहास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक, यानी उसका कंक्लूजन भी आपको सही मायने में अच्छे तरीके से दिया गया हो, ठीक है। इस तरीके से चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर जो है दोस्तों क्या है, अब हमको जो है इतिहास का जो क्षेत्र है वो 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला प्राचीन जो कि एंशिएंट कहलाता है, दूसरा मेडिएबल जो कि मध्यकालीन कहलाता है, और तीसरा आधुनिक जो कि मॉडर्न कहलाता है। हर एक काल के इतिहास का क्षेत्र अलग अलग होगा और उस इतिहास के क्षेत्र का समय क्या है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या विशेषता है। देखिए प्राचीन कालीन इतिहास, ठीक है, क्षेत्र आप ना भी ऐड करें कोई दिक्कत नहीं है, आपने सबसे ऊपर पॉइंट बना ही दिया है, क्षेत्र विस्तार या क्षेत्र, ठीक है। तो प्राचीन कालीन इतिहास का सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव था। पहले के काल में जो चीजें चली आ रही थी, सॉरी दोस्तों, जो चीजें चली आ रही थी उसमें विश्वसनीयता का अभाव था। जो जिसको बुझाता था वो लिख देता था, ठीक है, क्योंकि इस काल में कल्पना शक्ति अधिक थी, यानी कि यहाँ कल्पना मात्र पर केवल सोचकर चीजें लिखी जाती थी और कथनात्मक तरीके से, मतलब कि कथन कहानी के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता था। यदि हम लोग डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन यानी शब्दकोश में देखें इस काल के इतिहास क्षेत्र में, तो ये पता चलता है कि इसका जो कालखंड है वो प्रथम लिखित अभिलेख, ठीक है, जो पहले के लिखे हुए अभिलेख हैं उसके समय से लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक का समय को जो है प्राचीन कालीन इतिहास क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, ये जो ग्रीन किया हुआ है ना, इसको भूलना नहीं है। प्रथम लिखित अभिलेख के समय के साथ साथ जब तक रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, इन बीच का जो समय है इसको प्राचीन कालीन इतिहास के क्षेत्र में रखा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता विश्वसनीयता का अभाव, और ये कहानी के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अब मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास का जो क्षेत्र था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस क्षेत्र में, इस इतिहास काल में हुआ क्या था कि अलग अलग देश जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे। कांटेक्ट में मतलब इनका परस्पर संपर्क होने लगा था। और इसका कारण क्या था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, साम्राज्य विस्तार हो सकता है, ठीक है, वे चीजें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको टूटी फूटी लैंग्वेज में यदि मैं बोलूँ तो मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री जो है ऐसे इतिहास क्षेत्र में आता है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस काल में अलग अलग देश, विभिन्न प्रकार के देश, बहुत ही प्रकार के देश, बहुत ज़्यादा संख्या में देश एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे को सभ्यता को अपनाने लगे थे। आदान प्रदान, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं, या तो यहाँ की चीज़ों को वहाँ थोप देते हैं या वहाँ की चीज़ों को खुद ही ले लेते हैं। तो यही तो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान, अपनी सभ्यता का आदान प्रदान। और कारण क्या था, कारण था युद्ध। जब युद्ध करेगा, इस क्षेत्र को लूटेगा तो यहाँ रहेगा, तो कुछ यहाँ की चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेगा, कुछ अपने चीज़ों को यहाँ के लोगों पर लाद देगा। तो यही हुआ मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा विशेषता। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए शब्दकोश के अनुसार यदि इसके कालखंड की बात करें तो इसकी कालखंड जो है दोस्तों आती है प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच का। देखिए अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं, सबसे पहले प्राचीन इतिहास और सबसे लास्ट में आधुनिक इतिहास, तो बीच का इतिहास मध्यकालीन इतिहास। भाई मध्य का मतलब भी बीच ही होता है। यदि आपको टर्मोलॉजी का ज्ञान है, टर्म को तोड़ने का ज्ञान है, तो मैं कहता हूं कि इतिहास में 100% अंक पक्के हैं आपके वर्ड जो पावर होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए शब्दकोश के अनुसार जो है रोमन साम्राज्य, ऊपर देखे थे ना हमने, रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, यहाँ देखा था ना रोमन साम्राज्य का पतन ऊपर वाले में। तो पतन के बाद से लेकर 15वीं सदी तक का जो समय है वो मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए आधुनिक इतिहास का क्षेत्र को देखिए। आधुनिक इतिहास का जो क्षेत्र है काफी रोचक है। इस काल में सत्य की कहानी तो इसमें भी लिखी गई है। इतिहास बीती हुई कहानी ही तो है भाई, लेकिन कहानी जो है सत्य पर आधारित, वैज्ञानिकता मतलब
किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसकी तकनीकी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूव्ड किया जाता है, उसको देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है ये सत्य है या नहीं है, क्योंकि इस पर सवाल उठाने वाले अभी लोग बहुत हैं। तो इतिहास जो लिखा जाएगा इसमें वो वैज्ञानिकता के द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से जो है इसको प्रूव्ड किया गया होगा और स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में लिखा गया संग्रह है। क्लियर है? चलिए, अब जो है दोस्तों आधुनिक युग में इसके अंतर्गत भी बहुत सारे विषय डाले जा चुके हैं। यानी कि यदि अभी की बात करें, वैज्ञानिक युग की बात करें, तो इतिहास का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे विषय शामिल किए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। ये चीज़ें आपके दिमाग में तो आती होंगी ना, पहली बार तो आप ये वर्ड सुनने रहे हैं ना, आप तो ये वर्ड बहुत पहले से भी सुने होंगे, पहली बार तो नहीं है। कहने का मतलब है कि इतिहास में इन सभी चीज़ों का भी अपना एक योगदान दिया है। ठीक है, यानी इन क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी इतिहास का योगदान है, आर्थिक क्षेत्र में भी इतिहास का भूमिका है। किस तरीके से भूमिका है, किस तरीके से इतिहास ने भूमिका निभाया, चलो डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक इतिहास। अब देखिए, सभ्यता तो अभी मैंने आपको समझाया ना, मानव सभ्यता, जहाँ से लोगों ने बोलना, चलना, पहनना, रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों को, रहन सहन, ये सारी चीज़ें सीखी थी। सभ्यता उसी को तो कहते हैं। तो सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक आर्थिक इतिहास का प्रारंभ हमेशा होता रहा है। ठीक है, मनुष्य जिस तरीका से जीता है, मनुष्य किस तरीका से संसाधनों को जमा करता है, मनुष्य किस तरीका से नए नए संसाधनों का आविष्कार करता है, अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है, चाहे रोजी रोटी के लिए करता हो, चाहे पशुपालन करता हो, ये सारी चीज़ें इतिहास में हुई है ना। इन सभी चीज़ों का जब एक ही संग्रह में इनका वर्णन देखते हैं, इनका वर्णन करते हैं या इनका वर्णन पाते हैं, तो उसी को तो आर्थिक इतिहास कहते हैं। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो जैसे पहले के ज़माने के लोग कृषि कैसे करते थे, व्यवसाय कैसे करते थे, इनका आर्थिक काम क्या क्या था, किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किया, इनका रहन सहन कैसा था, इनकी आजीविका कैसी थी, इसी सभी चीज़ों का जो वर्णन किया गया है उसी को आर्थिक इतिहास का क्षेत्र कहा जाता है। और इस समय, इस काल में जो फेमस विद्वान थे उनका नाम को मैंने यहाँ हाईलाइटेड कर दिया है। इसको आप याद कर सकते हैं, हालांकि नहीं भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सामाजिक इतिहास। अब समाज क्या होता है भाई? समाज जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ मानव एक ग्रुप्स में रहता है। तो सिंपल सी बात है, सामाजिक इतिहास का क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि समाज से ही तो इतिहास है भाई। समाज में जो घटित घटनाएं हैं उसी से तो इतिहास रचा गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि समाज ही इतिहास की आधारशिला है। यानी पहले से लेकर आज तक, पहले लोग कैसे ग्रुप्स में रहते थे, उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनके रहन सहन कैसे थे, समाज में उनकी क्या भूमिका थी, ग्रुप्स कैसे बनते थे, जैसे जन से जनपद कैसे बना, गणराज्य कैसे बना, अलग अलग राजवंश कैसे बने, ये तो समाज में ही आएंगे ना। इनकी सामाजिक दृष्टिकोण क्या थी, जब इन सभी चीज़ों का वर्णन जहाँ पे हम लोग को मिलता है उसी को कहते हैं सामाजिक इतिहास का क्षेत्र। क्लियर? कितना आसान है ना, टर्म समझो, आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, संवैधानिक इतिहास। अब संवैधानिक यानी संविधान। ठीक है, पहले के ज़माने पे यदि हम आपको ले चलें तो कई ऐसे राजा महाराजा शासक, कई ऐसे राजवंश चले जिसमें अलग अलग शासकों ने शासन किया और उनकी अपनी नीति नियम, और उसी नीति नियमों पर जो है गतिविधियां चलती थी, काम चलती थी। और इन्हीं चीज़ों का जो वर्णन हम जिसमें पाते हैं, जिस इतिहास में पाते हैं, उसी को तो संवैधानिक इतिहास कहते हैं भाई। ठीक है, और इस समय के जो मुख्य विद्वान थे, जैसे हेलम, कार्निवाल, लेविस, नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे की चीज़ें तो आपको याद रखनी ही होगी। जैसे मनुस्मृति, हम्बुराबी कोड, नेपोलियन कोड जो है, इसका अध्ययन करना जो अगर हम लोग को संभव हो पाता है तो इस संवैधानिक इतिहास के कारण। क्लियर? चलिए, राजनीतिक इतिहास। भाई ये राजनीतिक इतिहास क्या है? राजनीतिक इतिहास मतलब होता है इतिहास की रीढ़। ठीक है, यानी कि इसी पर पूरी की पूरी इतिहास टिकी हुई है। यानी आपकी रीढ़ की हड्डी यदि काम करना बंद कर दें तो आप चलना बंद कर दें, कई सारे मूवमेंट्स आपके बॉडी के रुक जाएंगे। तो यदि राजनीतिक इतिहास की बात ना करें तो इतिहास कई उपागम से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक लोग जैसे सम्राट अशोक,
समुद्रगुप्त, महात्मा गांधी, कौटिल्य, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे महान महान लोग आए जिन्होंने जो है जितने भी प्रकार के राजनीतिक काम किए हैं उनको जो है इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, राजनीतिक इतिहास में। अब धार्मिक इतिहास की बात करें तो क्या कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे भी इतिहासकार हुए जो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर इतिहास लिखे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है, जैन धर्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है, इस्लाम धर्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है, ईसाई धर्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है, हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर होने वाले धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो सभी चीज़ें जिसके अंतर्गत आती है ना, जिनके आधार पर हम कहाँ पे इनको पाते हैं, धार्मिक इतिहास में। यानी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के धर्म के बारे में जानने का इच्छुक हो, इन प्रकार के धर्मों को पढ़ने को इच्छुक है, तो वो कहाँ जाएगा, किस क्षेत्र को एक्सेप्ट करेगा, धार्मिक इतिहास को। और इस तरीके यानी हम लोग कैटेगरी में बांट दिए हैं, क्लियर। क्षेत्र मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, इसका वर्गीकरण करना, ठीक है, इसी को तो क्षेत्र कहते हैं ना भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, हमारा भी सहूलियत हो जाएगा। चलिए सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, मनोरंजन, यानी एक व्यक्ति विशेष में, एक समूह विशेष में जो भी चीज़ें शामिल होती हैं जो संस्कृति से रिलेट होती हैं, इनका वर्णन जहां हम पाते हैं उसी को कहते हैं सांस्कृतिक इतिहास। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है आपका। सैनिक इतिहास। अब देखिए कोई भी राजवंश उत्थान या कोई शासक का उत्थान होना मतलब बढ़ना, उसकी उत्पत्ति होना और उसका पतन होना, इन दोनों में कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति जो है अपना रुख दिखाती है। यानी बहुत सारे लोग, जैसे सिकंदर का नाम आपने सुना होगा ना, महान सिकंदर, नेपोलियन का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा। अगर ये सारे नाम आपने नहीं सुना है तो इतिहास के नाम पर आप अच्छे स्टूडेंट हो भाई, आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट हो, क्लियर। यानी सिकंदर महान, नेपोलियन और हिटलर जैसे अगर लोगों के नाम आपने सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी सुन लिया ना, उत्थान और पतन में कहीं ना कहीं इनके उत्थान और पतन में सैनिक गतिविधियां शामिल हैं। अकेले ही तो नहीं ना लूट लेगा किसी चीज़ को, अकेले ही तो अपना वर्चस्व कायम नहीं ना कर लेगा, सैनिक इनका साथ देंगे। चाहे ये भले अकेला लीडरशिप में अकेला नाम कमाया, लेकिन इनके सैनिकों ने इनका साथ दिया। तो इनका जो सैनिक गतिविधि है, युद्ध का कारण है, इनकी रणनीति कैसी होगी, सैन्य सामग्री कैसी होगी, इसका अस्त्र शस्त्र क्या होगा, इनके बारे में जहां हम अध्ययन करते हैं वो चला जाता है सैनिक इतिहास के क्षेत्र में, ठीक है। अब विश्व इतिहास की यदि हम बात करें तो विश्व इतिहास में जैसे अलग अलग देशों से अपना प्रेम भावना बांटना, ये सभी चीज़ें जो है इस पर आती हैं, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ती हैं जरा हमको समझाने की प्रयास करें आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जो आपने देखा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कई संगठन बने, जैसे राष्ट्र संघ बना। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं डिटेल में तो समझ सकते हैं, राष्ट्र संघ, ठीक है। उसके बाद ये असफल हो गया तो फिर बना संयुक्त राष्ट्र संघ। ये विश्व की संस्थानें हैं, विश्व के संघ हैं जो एक दूसरे के देशों के मध्य प्रेम की भावना को, स्नेह की भावना को, सद्भावना की भावना को, बंधुत्व भाईचारे की भावना को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जहाँ जानकारी मिलता है उसको कहते हैं विश्व इतिहास का क्षेत्र। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से इतिहास का क्या अर्थ होता है, कैसे इसको कैटेगरी में बांटा गया है। प्राचीन काल इतिहास का क्षेत्र, मध्यकालीन इतिहास का क्षेत्र, आधुनिक इतिहास के क्षेत्र को, कालखंडों को समझा, इनकी क्या विशेषता थी वो समझा, और आधुनिक इतिहास में किस किस प्रकार से आर्थिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, विश्व का इतिहास में, सैनिक इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में, धार्मिक इतिहास में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वे सारी चीज़ें पढ़ा, ठीक है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि इतिहास का क्षेत्र निरंतर विकसित होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले संकुचित था ना, प्राचीन इतिहास जब देखें हम लोगों ने तो उसमें संकुचित था, कथनात्मक था, गलत सही कुछ भी लिखा जाता था, विश्वास नाम का कोई कहने का मतलब है विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इस तरीक़ा से दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और यहीं पे हम भी स्टॉप करते हैं। लेकिन
स्टॉप यहाँ पे होना नहीं है, ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप अभी बाद में लगेगा जब पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस क्या, पूरा का पूरा एमए कंप्लीट करेंगे, तब हमारा फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो यदि आप भी हमारे साथ तैयारी को सशक्त करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।